हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है एपिटेक्सिस इन एल्डरली पर्सन इज़ कॉमनली ड्यू टू। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एपिटेक्सिस कंडीशन होती है, नोज़ ब्लीडिंग की कंडीशन, ये जो एल्डरली पर्सन होते हैं इसमें कब कॉमन होती है, किन लोगों में ये कंडीशन जो है कॉमन प्रेजेंट रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एलर्जिक राइनाइटिस, जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है उनमें हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ फॉरेन बॉडी, यदि कोई फॉरेन बॉडी चली गई हो बॉडी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नाजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, या फिर किसी पेशेंट को नाजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हुआ हो तो उस कंडीशन में एपिटेक्सिस हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। यदि जो एल्डर पीपल होते हैं, जो एल्डर पर्सन होते हैं, यदि उनको हाइपरटेंशन की कंडीशन हो तो उनमें एपिटेक्सिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर भी एपिटेक्सिस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एपिटेक्सिस इन चिल्ड्रन इज़, यहाँ पर पूछा गया है कि चिल्ड्रंस में एपिटेक्सिस होने के क्या कॉमन कॉज हो सकते हैं। अभी हमने एल्डर का देखा था, अब हमें चिल्ड्रन का बताना है कि चिल्ड्रन में जो नोज ब्लीडिंग है वो होने के क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एनलार्ज्ड एडिनोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज फॉरेन बॉडी, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रॉमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज नेजल डिप्थीरिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉमा। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ट्रॉमा की वजह से एपिटेक्सिस होने के ज़्यादा कॉमन कॉजेज, ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द आई। यहाँ पर ये पूछा गया है कि आई के लिए कौन सा जो विटामिन है इम्पॉर्टेंट रहता है, जो हमारी आई को नॉर्मल फंक्शनिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी इज़ विटामिन डी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी आईज़ के नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म कराने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है डायबिटिक कैटरेक्ट ऑकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि डायबिटिक कैटरेक्ट जो है वो किस चीज़ के एक्यूमुलेशन से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर बी इज़ गैलेक्टिसोल, ऑप्शन नंबर सी इज़ ग्लूकोज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सॉर्बिटॉल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल के एक्यूमुलेशन की वजह से डायबिटिक कैटरेक्ट जो है ये ऑकर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज़, यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी इनमें से कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ वर्टिब्रल आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ बेसिलर आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल कैरोटिड आर्ट। जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है a thin transparent mucous membrane that covers the inner surface of the eyelids and the anterior surface of the eye is called as। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आईज में ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी आईलिड्स की इनर सरफेस को कवर करती है और एंटीरियर सरफेस को कवर करने का काम करती है, उस लेयर को इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्क्लेरा, ऑप्शन नंबर बी इज़ कंजक्टाइवा, ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉरॉइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ग्लैबुला। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंजक्टाइवा।
जो हमारे आईलिड्स की इनर सरफेस को और एंटीरियर सरफेस को कवर करने का काम करती है, जो ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, उसे कंजक्टाइवा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ स्मेल इज। यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि स्मेल के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर ए इज फेशियल नर्व, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन नंबर सी इज ट्राइजेमिनल नर्व एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइपोग्लॉसल नर्व। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑल्फैक्टरी नर्व। जो सेंसेशन ऑफ स्मेल के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व इज। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी क्रेनियल नर्व होती है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रॉक्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज ऑक्यूलोमोटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्सेसरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर जो नर्व है ये फोर्थ क्रेनियल नर्व है। जो ट्रॉक्लियर नर्व है ये हमारे आईज के मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा है यदि स्मेल का जो सेंस है वो लॉस हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एनहेडोनिया, ऑप्शन नंबर बी इज एनोज्मिया, ऑप्शन नंबर सी इज एनोक्सिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज अफेजिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एनोज्मिया। स्मेल का सेंस लॉस हो जाए तो उसे एनोज्मिया की कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मसल्स ऑफ द आई आर सप्लाइड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी आई की जो मसल्स हैं उनमें ये सभी क्रेनियल नर्व्स जो है सप्लाइड होती हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एब्ड्यूसेंस नर्व, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपोग्लोसल नर्व, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रॉक्लियर नर्व एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व को छोड़ के ये सभी जो नर्व्स हैं ये हमारी आई की मसल्स को सप्लाई होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाईज ऑफ द आई। यहाँ पर पूछा गया है हमारी आईज में कौन सी आर्टरी सप्लाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी इज फेशियल आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये सप्लाई होती है हमारे आईज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया जो हमारे आई में ब्लाइंड स्पॉट रहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉन्स, ऑप्शन नंबर बी इज रॉड्स, ऑप्शन नंबर सी इज प्यूपिल एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्टिक डिस्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिक डिस्क। आई में जो ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट रहता है उसे ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंड द नेल इज नोन एज। यहाँ पर पूछा है कि जो नेल्स के सराउंडिंग टिश्यू होते हैं यदि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज क्लबिंग, ऑप्शन नंबर बी इज कोइलॉन्किया, ऑप्शन नंबर सी इज ऑनिकोलाइसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैरानोकिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी पैरानोकिया। यदि नेल्स के जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे हम पैरानोकिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज अ लेयर ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है ये किसकी लेयर है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लड वेसल्स, ऑप्शन नंबर बी इज यूट्रस, ऑप्शन नंबर सी इज टेस्टिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज लंग्स।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ब्लड वेसल्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका इंटीमा एंड ट्यूनिका मीडिया। तो जो आउटर लेयर होती है ब्लड वेसल्स की उसे बोला जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडिल लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की उसे बोला जाता है ट्यूनिका इंटीमा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ बर्न इज़ पेनलेस। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन से टाइप का बर्न है जो कि पेनलेस होता है, जिसमें पेन नहीं होता है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 3rd डिग्री बर्न, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1st डिग्री बर्न, ऑप्शन नंबर सी इज 2nd डिग्री बर्न एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 3rd डिग्री बर्न। 3rd डिग्री बर्न जो है ये पेनलेस बर्न कहलाता है, क्योंकि जो 3rd डिग्री बर्न होता है इस कंडीशन में जो नर्व है ये भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और नर्व इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो पेशेंट है उसे पेन का सेंसेशन नहीं होता है। इसलिए यदि पूछा जाए कि जो पेनलेस बर्न है वो कौन से टाइप के बर्न में होता है तो इसका राइट आंसर रहेगा 3rd डिग्री बर्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ट ब्लड टेस्ट टू असेस द फ्लूइड स्टेटस इन अ बर्न पेशेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि एक बर्न पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस असेस करने के लिए हम कौन सा बेस्ट ब्लड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ऑप्शन नंबर बी इज क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन नंबर सी इज हेमाटोक्रिट एंड ऑप्शन नंबर डी इज हीमोग्लोबिन लेवल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेमाटोक्रिट वैल्यू। बर्न पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस असेस करने के लिए हम पेशेंट की हेमाटोक्रिट वैल्यू को असेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो डायफ्राम है उसमें कौन सी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। ऑप्शन नंबर ए इज इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी इज सुप्रारीनल आर्टरीज, ऑप्शन नंबर सी इज इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सीलियक आर्टरी। जो डायफ्राम है इसमें सीलियक आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 5 to 10 mm of Hg, ऑप्शन नंबर बी इज़ 10 to 20 mm of Hg, ऑप्शन नंबर सी इज़ 20 to 30 mm of Hg एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 30 to 40 mm of Hg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज 10 to 20 mm of Hg। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लासिक बैरल शेप्ड चेस्ट इज सीन इन अ पेशेंट विद। यहाँ पर पूछा है कि बैरल शेप का जो चेस्ट है वो इनमें से कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ऑप्शन नंबर बी इज COPD, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रोंकिटेक्सिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पल्मोनरी एफ्यूशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, COPD। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कंडीशन में जो पेशेंट का चेस्ट रहता है वो बैरल शेप का हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज एलिस फॉरसेप, ऑप्शन नंबर बी इज आर्टरी फॉरसेप, ऑप्शन नंबर सी इज एपिसियोटोमी सीजर एंड ऑप्शन नंबर डी इज सर्जिकल सीजर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एपिसियोटोमी सीजर। एपिसियोटोमी सीजर है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर हमें बताना है कि जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है ये इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज हैगर्स डायलेटर,
Option number B is uterine sound, option number C is uterine curate, and option number D is vaginal wall retractor. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हैगर्स डायलेटर। हैगर्स डायलेटर कहा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्रोसीजर शोन इन द इमेज दैट इज यूजुअली डन इन लेबर रूम। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इमेज में प्रोसीजर हो रही है ये कौन सी प्रोसीजर है, लेबर रूम में परफॉर्म की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज कलर डॉपलर, ऑप्शन नंबर बी इज एमनियोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी इज एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ईएमजी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एनएसटी। एनएसटी इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं इस प्रोसीजर को। इस प्रोसीजर में जो फीटल है उसकी हार्ट रेट और बॉडी मूवमेंट को इसमें असेस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रोकर, ऑप्शन नंबर बी इज ईयर सिरिंज, ऑप्शन नंबर सी इज बोन चिजल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटलाइनर रिट्रैक्टर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ईयर सिरिंज। यहाँ पर जो इमेज दी गई है ये ईयर सिरिंज है और ईयर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई दिस पोजीशन। यहाँ पर हमें बताना है कि जो पोजीशन दी गई है ये कौन सी पोजीशन है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रेडनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इज रिवर्स ट्रेडनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज लो फॉलोअर्स पोजीशन, and option number D is none of these. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स ट्रेडनबर्ग पोजीशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द सूचर लाइन बिटवीन टू पैराइटल बोन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो दो पैराइटल बोन होती हैं उनके बीच में जो सूचर रहता है उस सूचर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज कोरोनल सूचर, ऑप्शन नंबर बी इज लैम्बॉइडल सूचर, ऑप्शन नंबर सी इज फ्रंटल सूचर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज सैजाइटल सूचर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सैजाइटल सूचर। दो पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर होता है उसे सैजाइटल सूचर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज में रिजल्ट इन सीरियस टेराटोजेनिक डिफेक्ट इन ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंडीशन है सीरियस टेराटोजेनिक डिफेक्ट कॉज करता है ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रुबेला, रुबियोला, वेरियोला एंड वेरिसेला। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रुबेला। रुबेला जो है ये ऑफ स्प्रिंग में जो भी फीटस रहता है उसमें टेराटोजेनिक डिफेक्ट कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम इज। यहाँ पर पूछा है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम होने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोजेस्टेरॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिलैक्सिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंगल टोन प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल टोन प्रेगनेंसी में जो वुमन है वो कितना वेट गेन करती है टोटल प्रेगनेंसी के टाइम में। ऑप्शन नंबर ए इज़ 5 to 7 kg, ऑप्शन नंबर बी 7 to 9 kg, ऑप्शन नंबर सी इज़ 10 to 12 kg, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 12 to 14 kg। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 10 to 12 kg। प्रेगनेंसी के टाइम जो वुमन है वो टोटल 10 से 12 किलो वेट जो है वो गेन करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है WHO रिकमेंडेड मिनिमम एंटीनेटल विजिट इन द डेवलपिंग कंट्री इज। यहाँ पर पूछा है कि एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारे इंडिया में WHO के अकॉर्डिंग एंटीनेटल विजिट्स जो है वो मिनिमम कितनी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 3, ऑप्शन नंबर बी इज़ 4, ऑप्शन नंबर सी इज़ 6 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 8। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।